मेष से मीन लग्नेश के स्थान के अनुसार फल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम मेष से मीन तक लग्नेश अर्थात प्रश्नेश के स्थान के अनुसार फल इस विषय के कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक भी यह उपक्रम पहुंच सके। इससे पहले हमने 1 मिनट से 60 मिनट तक घड़ी में कितने भी मिनट होने पर किसी पद्धति से प्रभाव होगा, इस प्रक्रिया को समझा। अपने पहल कथन की दिशा कौन सी होनी चाहिए, इस विषय को भी समझ लिया। लेकिन वह केवल सामान्य एवं प्राथमिक जानकारी थी जो उस दिन के ग्रह स्थिति पर निर्भर थी। लेकिन जब हम जे पद्धति का प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं तब अन्य स्थिति भी हो सकती है। अर्थात मान लीजिए कि 1 से 5 मिनट के अंतराल में मेष लग्न उदित होता है, तो लग्नेश मंगल ग्रह कुंडली के 1 से 12 में किसी भी स्थान में हो सकता है। उस अनुसार हमें कुंडली के हर स्थान का अध्ययन करना पड़ेगा, जो हम यहाँ से आगे करने वाले हैं। एक बात मैं यहाँ पुनश्च बताना चाहती हूँ, यह भले ही अत्यंत नई पद्धति हो, लेकिन उसे आत्मसात करने के लिए आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए। तब ही यह पद्धति का अध्ययन आप सरलता से कर सकते हैं। संक्षेप में जे पद्धति के स्वरूप को आप समझ सके, उसके मूल नियमों को आप समझ सके, इसलिए हमने पहले कुछ उदाहरण कुंडलियों का अध्ययन किया। अर्थात शास्त्र इतना भी सरल नहीं होता। कुंडली कई प्रकार से बन सकती है, वह कई पद्धतियों से व्यक्त होती है। उसके लिए कई नियम बताए गए हैं, जिस कारण सूक्ष्मता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण अध्ययन के लिए ही होता है, लेकिन उसमें पूर्णता आना, सूक्ष्मता आना भी आवश्यक होता है। जातक के द्वारा प्रथम प्रश्न पूछे जाने पर हम इस कुंडली को बनाते हैं, जो उस समय के गोचर के अनुसार होती है। कुंडली के प्रथम स्थान का स्वामी अर्थात लग्नेश हमें प्रश्न दर्शाता है, इसीलिए उसे हम प्रश्नेश भी कह सकते हैं। तो इस पद्धति से प्रश्नेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह प्रश्न की दिशा दर्शाता है। यह प्रश्नेश कुंडली के जिस स्थान में विराजमान हो, वह स्थान महत्वपूर्ण होता है। उस स्थान से प्रश्न की दिशा समझते हैं। हमने अब तक विभिन्न उदाहरणों द्वारा देखा कि प्रथम स्थान का स्वामी कुंडली के जिस स्थान में विराजमान हो, उस पर प्रश्न का स्वरूप निर्भर करता है। संक्षेप में सबसे पहले प्रश्नेश की स्थिति को देखना चाहिए। उसके बाद वह जिस स्थान में विराजमान हो, उस स्थान के स्वामी की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हमने सीखा है कि कोई भी प्रश्न जब निर्माण होता है तब कुंडली के अष्टम स्थान को देखना आवश्यक होता है, क्योंकि अष्टम स्थान से ही प्रश्न निर्माण होता है। साथ ही बाधा, समस्या, संघर्ष को भी अष्टम स्थान से ही देखा जाता है। प्रश्नेश से अष्टम स्थान में जो राशि आती है, उसके स्वामी को अष्टमेश कहा जाता है। उसका अध्ययन करने के बाद प्रश्न कहाँ से निर्माण हुआ है, यह ध्यान में आता है। जहाँ जहाँ प्रश्न होते हैं, वहाँ वहाँ उस प्रश्न का एक कारक होता है। अब कारक ग्रह में पता है, अर्थात व्यक्तित्व या स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हो तो रवि या मंगल को हम देखते हैं। पारिवारिक या जीवन साथी के संदर्भ में प्रश्न हो तो हम शुक्र की स्थिति को देखते हैं। मित्र, छोटा भाई को हम मंगल से देखते हैं।
बुध ग्रह से हम मामा चाचा जी से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। गुरु ग्रह से हम पढ़ाई संतति को देखते हैं। वास्तव में गुरु ग्रह से कई महत्वपूर्ण विषय देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह प्रॉपर्टी संतति का कारक है। शनि ग्रह परिश्रम का कारक है। इस प्रकार हर ग्रह का कारकत्व निर्धारित है। रवि हमें सत्ता अधिकार प्रदान करता है। इस पद्धति से हर प्रश्न का एक कारक होता है, तो उस प्रश्न का कारक ग्रह कुंडली के किस स्थान में विराजमान है, यह देखने के बाद प्रश्न का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। जब प्रश्न निर्माण हुआ है तो उसका उत्तर होता है या नहीं होता है, अर्थात उस प्रश्न का समाधान होता है या नहीं होता है। इस विषय को हम कुंडली के इच्छा पूर्ति के स्थान से समझ सकते हैं। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान को हम इच्छा पूर्ति का स्थान कहते हैं। इसीलिए प्रश्नेश से एकादश स्थान में जो राशि आती है, उस राशि का स्वामी इच्छा पूर्ति का कारक होता है। प्रश्न जहाँ से निर्माण होता है, उस स्थान के स्वामी को लाभेश कहा जाता है, जो हमें उत्तर देता है। प्रश्न का उत्तर कौन से पद्धति से आएगा? जातक की समस्या क्या छूट सकती है? यदि छूटेगी तो कब और कैसे? यह सभी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती है। इसके बाद प्रश्नेश जिस स्थान में विराजमान है, उस स्थान का अष्टम स्थान और लाभेश को भी हम सहयोग के लिए ले सकते हैं, जिसे प्रश्न का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। इन सभी ग्रहों को लेने के बाद प्रश्न और उनके उत्तर की दिशा जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वैदिक ज्योतिष में कई नियम यहाँ लागू होते हैं। उन नियमों का उपयोग हम कर सकते हैं। उससे भी अधिक सरल पद्धति यदि चाहिए हो तो हम अष्टक वर्ग का उपयोग कर सकते हैं। अब सरल नियम बताने हो तो प्रथम स्थान और अष्टम स्थान, इन दोनों को सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं, यह देखना चाहिए। उसमें प्रथम स्थान को अधिक बिंदु हो और अष्टम स्थान को कम बिंदु हो तो समस्या का समाधान मिलने की संभावना अधिक होती है। इस विषय का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जाए तो प्रश्नेश जो ग्रह होगा, उस ग्रह के भिन्नाष्टक को हम देख सकते हैं। उसमें भी हम समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। यदि प्रश्नेश स्वयं को अधिक बिंदु दिए हो तो प्रश्न या समस्या बड़ी बनती है। यदि अष्टम को अधिक बिंदु दिए हो तो समस्या की तीव्रता अधिक बढ़ती है। साथ ही लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति के स्थान को अधिक बिंदु दिए हो तो कहीं न कहीं समस्या का समाधान मिलकर लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। अर्थात इन तीनों स्थान का हम तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष का एक नियम है, भाव, भावेश, भाव का कारक। यह तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। उस नियम को हम यहाँ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस अनुसार ही प्रश्नेश के आगे अष्टम स्थान और लाभ स्थान को हम देखते हैं। उसके बाद प्रश्नेश जिस स्थान में विराजमान हो वह स्थान, वहाँ से आगे आने वाला अष्टम स्थान, वहाँ से आगे आने वाला लाभ स्थान को हम देख सकते हैं। यहाँ भिन्नाष्टक देखते समय प्रश्नेश जिस स्थान में या जिस ग्रह की राशि में हो, उस ग्रह के भिन्नाष्टक को हम देख सकते हैं। उस पद्धति से कारक ग्रह को भी हम देख सकते हैं। मान लो कोई राजनीतिक व्यक्ति आपके पास आई और उनका प्रश्न है कि क्या मुझे कोई बड़ा पद मिलेगा, तो राजनीति का कारक तो रवि के पास है। प्रश्न कुंडली द्वारा जो लग्न आया होगा उसे हम पहले देखेंगे, उसके बाद प्रश्नेश की स्थिति को देखेंगे, उसके बाद उस प्रश्न का कारक रवि ग्रह जहाँ होगा, रवि भिन्नाष्टक में कितने बिंदु है, उससे अष्टम स्थान में कितने बिंदु है, लाभ स्थान में कितने बिंदु है, यह देखेंगे। प्रश्नेश से अष्टम स्थान में कम बिंदु होना सकारात्मक स्थिति मानी जाती है। साथ ही लाभ स्थान को अधिक बिंदु मिलना, यह उससे भी सकारात्मक स्थिति मानी जाती है।
अर्थात ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें सकारात्मक उत्तर मिले, क्योंकि घटना जो होने वाली है वह होकर रहेगी। इस पद्धति से हम केवल उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। फिर कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक, ऐसे दोनों पद्धतियों से वह घटना हो सकती है। लेकिन इस पद्धति से आगे बढ़ने पर हम सरलता से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए आज के भाग में हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।